Hey friends, in this video we are going to study the structure as well as germination of seeds of pinus. हमें पता है कि जो पाइनस है वो एक जिम्नोस्पर्म है और सीड की फॉर्मेशन तब होती है जब एक जायगोट जो है वो एम्ब्रॉयो में कंप्लीट एम्ब्रॉयो की फॉर्म में बन जाता है और वो एम्ब्रॉयो जो है वो आगे जाके जो है सीड के थ्रू जो है जर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे जो पाइनस है वो एक जिम्नोस्पर्म है एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज दैट द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और इसे पाइनस दे आर नेकेड। नाउ व्हाट्स द रीज़न कि जो सीड्स हैं वो नेकेड हैं? इसका रीज़न ये है कि इनके पास जो है ओवेरीज एब्सेंट हैं। हमने एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा है कि ओवेरीज जो होती हैं दे आर द फ्यूचर फ्रूट एंड ओव्यूल्स आर द फ्यूचर सीड्स। तो यहाँ पे जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स जो हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के पास या पाइनस के पास सिर्फ नेकेड ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, तभी जो है ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट दे लैक ओवेरीज. So this is the reason that the seeds of pinus are naked and ovules are not produced inside the ovaries. तो ovaries के अंदर produce नहीं होता है, जिसके कारण there is no fruit formation takes place in gymnosperms or pinus. तो यहाँ पे we can see ovule जो है after fertilization changes into seeds and ovaries changes into fruit, which is not present in case of pinus because it's a gymnosperm. So in the previous video we have already covered the embryo formation in the seeds of in the ovule of pinus. तो यहाँ पे एम्ब्रोयो फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से एम्ब्रोयो जो है बहुत एक मैसिव स्ट्रक्चर है, प्लूम्यूल और रेडिकल तैयार करता है। बट अगर हम देखें सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो हमें याद होगा कि ओव्यूल जो है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूसेलस, इट कंसिस्ट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एंड विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट इट यूज टू कंसिस्ट ऑफ a zygote that develops into embryo, and whole of the ovule is covered by a layer which is called as integument. Right, so if we see the structure of that ovule, it would be easy for us to understand the formation of seeds in pinus. So here it's the diagram of a mature ovule, and over here we can see this is the integument, which is the outer protective covering of this ovule. This is the nucellus towards the micropylar end, this is the chalazal end. Over here this is the female gametophyte, which is haploid structure known as endosperm, and endosperm within it consists of egg. This egg is present in the structure which is called as archegonium. This is neck, this is archegonial chamber, and this is pollen chamber. Now if we assume this structure to be get fertilized, तो अगर ये जो स्ट्रक्चर फर्टिलाइज के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये जो एग है, हम इस एग को एज्यूम करते हैं कि फर्टिलाइज हो गया है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आए थे, पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर गई थी, एंड जो मेल गैमेट्स हैं उनमें से वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और ये जो जायगोट है ये अपनी मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट के थ्रू जो है एम्ब्रॉयो की फॉर्मेशन कर देता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉयो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो है एक एम्ब्रॉयो फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है इनसाइड द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा? ये जो इंटेग्यूमेंट है, ये जो फुल इंटेग्यूमेंट है विच हैज़ 3 कवरिंग, विच इज़ द आउटर फ्लैशी लेयर of integument, middle stony layer of integument and inner fleshy layer of integument. तो ये जो integument की ये 3 layers present होती हैं जब क्या कहते हैं कि the formation of seed starts taking place. Now जब एम्ब्रॉयो की फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है तो देर आर सर्टेन चेंजेस दैट स्टार्ट टेकिंग प्लेस इनसाइड द ओव्यूल, एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली ऑल्सो चेंजेस स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। होता क्या है कि वी नो दैट दीज ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल्स। तो ये जो ओव्यूल्स हैं वो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस तरह से दिस इज द ओव्यूलिफेरस स्केल, दिस इज द ब्रैक स्केल ऑफ मेगास्पोरोफिल, एंड दिस इज we suppose that this is going to be the future seed, right? This is the ovule and this is going to be the future seed. तो अभी हम मान लेते हैं कि ये जो है एक सीड के फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो जब ये सीड के फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा होगा उस टाइम पे क्या होगा? चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दिस द अपर सरफेस लेयर ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल। तो ये जो अपर सरफेस लेयर है ओव्यूलिफेरस स्केल की, ये जो है इस ओव्यूल को जो है कवर करना स्टार्ट कर देगी। So we can say that the upper surface layer of ovuliferous scale comes close to the ovule and it becomes membranous.
तो ये जो ओव्यूलिफेरस स्केल की ऊपरी परत होगी वो मेम्ब्रेनस बनना स्टार्ट हो जाएगी एंड ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इस ओव्यूल को कवर करेगी वो एक विंग की तरह फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी. सो वी कैन से दैट द ओव्यूलिफेरस स्केल्स द अपर सर्फेस ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल कम क्लोज टू द ओव्यूल, becomes membranous and develops the wing of the seed. तो यहाँ पे एक विंग की फॉर्मेशन हो जाएगी सीड के एंड इट हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय विंड. तो ये चीज़ जो है कि हम जो सीड है वो उसके पास एक विंग प्रेजेंट होता है और वो विंग प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ओव्यूलिफेरस स्केल. तो ओव्यूलिफेरस स्केल की मदद से ओव्यूल जो सीड है उसके पास एक विंग प्रेजेंट हो जाता है एंड दैट्स वाई जो सीड्स होते हैं पाइनस के वो विंग्ड सीड्स होते हैं. So here this is the diagram of ovuliferous scale. This is the ovule which has converted into seed after fertilization. और ये जो है विंग है और विंग बनता है ओव्यूलिफेरस स्केल की एक सरफेस की ऊपर वाली सरफेस की लेयर से. तो यानी कि इसी सरफेस की अपर सरफेस की लेयर से जो है सीड्स के साथ ये जो विंग बनते हैं दे आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल एंड this winged seed of Pinus it helps in dispersal of seed by wind. तो ये चीज़ जो है यहाँ पे देखी जा सकती है. Now the next changes that takes place in the ovule is that there are 3 layers of integument, जो कि है outer fleshy layer of integument, middle stony layer of integument and inner fleshy layer of integument. तो इन तीनों में जो है चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड. तो इस डायग्राम में हम देख के सपोज करते हैं कि दीज आर दी 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ इंटेग्यूमेंट विच एक्चुअली कवर्स दी ओव्यूल और वी कैन से फ्यूचर सीड. तो जब सीड बन जाता है, सपोज यहाँ पे सीड जो है पूरी तरह से बन गया है, तो इंटेग्यूमेंट में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं. व्हाट चेंजेस अकर, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर फ्लैशी लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट इट डीजेनरेट्स. तो जो आउटर फ्लैशी लेयर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड ऑफ पाइनस. अब ये जो सेकेंड लेयर है दैट्स द मिडल स्टोनी लेयर. तो ये जो मिडल स्टोनी लेयर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ब्राउन कलर्ड टेस्टा और सीड कोट. तो यानी कि मिडल स्टोनी लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए ब्राउन कलर्ड टेस्टा और सीड कोट. तो ये जो टेस्टा और सीड कोट जो हम कहते हैं जिस चीज़ को, तो ये जो है मिडल स्टोनी लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट से बनती है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉयो और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इन पाइनस. तो मिडल स्टोनी लेयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेस्टा और वी कैन से सीड कोट. तो यानी कि मिडल स्टोनी लेयर जो है सीड कोट बन जाती है. द नेक्स्ट थिंग इज द इनर फ्लैशी लेयर. नाउ द इनर फ्लैशी लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट परसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए थिन मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जो इनर फ्लैशी लेयर है एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में रहती है और उस थिन मेम्ब्रेन को जो है टेगमेन कहा जाता है एंड दैट थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टेगमेन. सो inner fleshy layer of integument persist in the form of thin membrane which is called tegmen. So these are the changes that takes place in the integument of ovule after the formation of seed. तो जो ओव्यूल है जब सीड बन जाता है तो ये 3 चीज़ें जो है इंटेग्यूमेंट की जो 3 लेयर्स हैं इनमें चेंज आ जाती है. आउटर ये तो डीजेनरेट हो जाती है, ये सीड कोट बन जाती है और एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में टेगमेन जिसको हम कहते हैं उसके फॉर्म में रहती है. सो दीज आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द इंटेग्यूमेंट. नाउ द नेक्स्ट चेंज दैट टेक्स प्लेस इज इन द न्यूसेलिस. तो हमें पता है कि जब यहाँ पे पूरा का पूरा एम्ब्रॉयो फॉर्मेशन यहाँ सपोज हो चुका है, तो यहाँ जो एम्ब्रॉयो फॉर्मेशन हो चुका है उस टाइम पे क्या होता है कि जो न्यूसेलिस है वो यूज अप हो जाता है बाय फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ एंडोस्पर्म. सो द न्यूसेलिस इज यूज्ड अप बाय दिस फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ एंडोस्पर्म एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द न्यूसेलिस, मतलब कि सारा का सारा न्यूसेलिस जो है वो एंडोस्पर्म यूज़ कर लेता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉयो. लेकिन जो थोड़ा बहुत न्यूसेलिस बच जाता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड वो जो है एक थिन मेम्ब्रेनस रेडिश ब्राउन और पेपरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं. सो अगेन इफ़ वी सी जो न्यूसेलिस है वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एंडोस्पर्म यूज़ कर लेता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो एंड सीड फॉर्मेशन. और जो बचा कुचा न्यूसेलिस है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड वो एक थिन मेम्ब्रेनस
रेडिश ब्राउन और एक पेपरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है पेरीस्पर्म. सो इट्स कॉल्ड एज द पेरीस्पर्म व्हेन द न्यूसेलस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड हैज़ ओनली मतलब कि बहुत कम रह चुका है एंड इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ थिन मेम्ब्रेनस रेडिश ब्राउन एंड पेपरी स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड पेरीस्पर्म. तो यानी कि न्यूसेलस में भी चेंज आ जाता है, इंटेग्यूमेंट में भी चेंज आ जाता है और विलीफेरस स्केल्स जो है वो विंग बना देते हैं सीड का. अब जो नेक्स्ट है एंडोस्पर्म, इसमें भी चेंज आता है. तो जो हैप्लॉइड फीमेल गेमीटोफाइट है, वी नो दैट एंडोस्पर्म इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इनसाइड द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम. तो जो हैप्लॉइड फीमेल गेमीटोफाइट है, इट सराउंड्स द एम्ब्रोयो, क्योंकि एंडोस्पर्म ही जो है एम्ब्रोयो को सराउंड करती है, क्योंकि जो जाइगोट है उसी ने कन्वर्ट होना है एम्ब्रोयो में. तो वो जो जाइगोट है उसको कौन सराउंड करता है? एंडोस्पर्म. सो दैट एंडोस्पर्म विच सराउंड्स द एम्ब्रोयो, इट फॉर्म्स एन ऑयली वाइट कर्नेल. तो एक वाइटिश ऑयली वाइटिश स्ट्रक्चर सा बन जाता है एंडोस्पर्म का, जिसको जो है कर्नेल कहा जाता है. So here we can see a structure of the seed of Pinus. So this is the diagram of longitudinal section of seed of Pinus. तो एक longitudinal section है seed का, Pinus के seed का, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाहर की लेयर है this is integument, राइट. अभी जो इंटेग्यूमेंट है हमें पता है कि वो उसका जो आउटर लेयर है वो डिजेनरेट हो चुका है. बचा क्या? सीड कोट, or we can say middle stony layer of integument which converts into a brown structure called as seed coat, और हम कह सकते हैं इसको टेस्टा. तो सीड कोट या टेस्टा जो है ये आउटर लेयर बन जाती है. एक थिन लेयर होती है जिसको हम कहते हैं टेगमेन, वो इनर फ्लैशी लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट से बनती है. अब उसके बाद जो है चेंजेस जो है आते हैं न्यूसेलस के अंदर. हमें पता है कि न्यूसेलस जो है वो ज़्यादातर यूज्ड अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बट टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड थोड़ा सा बचता है और वो एक थिन पेपरी स्ट्रक्चर, रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर में रहता है जिसको पेरीस्पर्म कहा जाता है. तो वो इस रीजन में है. अब जो एंडोस्पर्म है वो भी यूज्ड अप हो चुका है, वो भी जो है एम्ब्रोयो के आसपास ही जो कवर्ड है. तो जो एंडोस्पर्म आसपास जो है एम्ब्रोयो के, उसको हम कहते हैं ऑयली वाइट कर्नेल. सो एंडोस्पर्म ही जो है विच इज़ सराउंडिंग द एम्ब्रोयो, इट फॉर्म्स द ऑयली वाइट कर्नेल. द एंडोस्पर्म सराउंडिंग दिस एम्ब्रोयो फॉर्म्स ऑयली वाइट कर्नेल, राइट. तो यहाँ तक जो है ये चीज़ें हो जाती हैं चेंज. अब बात आती है इस एम्ब्रोयो की. तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कि विंग की फॉर्मेशन हो जाती है ओव्यूल में विद द हेल्प ऑफ विलीफेरस स्केल. तो एक विंग्ड सीड है पाइनस का जो सीड है विच हेल्प्स इन द डिस्पोजल ऑफ सीड बाय विंड, ठीक है. उसके बाद जो चेंज आता है इंटेग्यूमेंट्स में, क्या क्या चेंज आता है वो हमने देख लिया. अब इंटेग्यूमेंट के बाद आता है न्यूसेलस का बन जाता है यहाँ पे पेरीस्पर्म, जो कि थोड़ा सा बचा कुचा जो स्ट्रक्चर है उसको हम पेरीस्पर्म कहते हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. उसके बाद जो है एंडोस्पर्म में चेंज आता है. एंडोस्पर्म जो कि इस एम्ब्रोयो को सराउंड करता है, इट फॉर्म्स एन ऑयली वाइट कर्नेल. अब बात आती है एम्ब्रोयो की. तो एम्ब्रोयो बनता है जाइगोट से. एम्ब्रोयो जो है वो जाइगोट के बेसल पोर्शन से बनता है, यानी कि इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो मैंने ये बताया था कि जो जाइगोट है, दी होल ऑफ द जाइगोट डजंट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो. Only a small portion of zygote takes parts in the development of embryo, which is like meroblastic development of embryo. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एम्ब्रोयो ये जो बना है, दिस एम्ब्रोयो इज़ मैसिव. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी होती है एंड 4 में से कोई एक एम्ब्रोयो जो है वो मैसिव बन जाता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं. सो दैट्स वाई एम्ब्रोयो इज़ मैसिव एंड इसकी जो एक एक्सिस है वो माइक्रोपाइलर की एंड की ओर है, यानी कि एम्ब्रोयो इज़ मैसिव एंड इट हैज़ एन एक्सिस एट द माइक्रोपाइलर एंड विच फॉर्म्स द रेडिकल. तो यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड की और जो एक्सिस होगी एम्ब्रोयो की वो बनाएगी रेडिकल. एंड ऑपोजिट टू इट इज़ प्लूम्यूल, मतलब कि जो रेडिकल के ऑपोजिट होगा वो प्लूम्यूल होगा. और रेडिकल किस तरफ बनेगा? जिस तरफ माइक्रोपाइलर एंड होगा ओव्यूल का, ठीक है. अब जो प्लूम्यूल की बात कर लेते हैं. हमें पता है कि रेडिकल इज़ द फ्यूचर रूट एंड प्लूम्यूल इज़ द फ्यूचर शूट.
तो रेडिकल के ऑपोजिट है प्ल्यूम्यूल। यहाँ पे जो है प्ल्यूम्यूल का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो प्ल्यूम्यूल है इट इज़ सराउंडेड by 8 to 14 cotyledons. तो यहाँ पे we can see that the plumule is surrounded by 8 to 14 cotyledons and are green in color. तो ये ग्रीन कलर के प्ल्यूम्यूल होते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सीड ऑफ पाइनस विच इज़ रिप्रेजेंटिंग दी टोटली फॉर्म्ड सीड ऑफ द पाइनस की किस तरह से जो है पाइनस का सीड बन चुका है. और यहाँ पे जो है कॉटिलेडन्स है 8 to 14 विच आर ग्रीन इन कलर. And plumule is the future shoot while radicle is the future root, and radicle is towards the micropylar end of the seed or we can say ovule. अब उसके बाद जब सीड की फॉर्मेशन हो चुकी है, जैसे ही सीड की फॉर्मेशन होती है जो फीमेल कोन है वो ड्राई अप हो जाती है और वुडी हो जाती है. यू नो इट टेक्स अबाउट 3 years फॉर ए फीमेल कोन टू बिकम टोटली मेच्योर एंड सेट सीड्स. सो एट द एंड ऑफ 3 years वो जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, सीड्स बन जाते हैं. तो उसके बाद वो वुडी हो जाती है और जो कोन एक्सिस है वो एलोंगेट हो जाती है. अब कोन एक्सिस के एलोंगेशन से क्या होता है कि जो ओव्यूलिफेरस स्केल जो कोन एक्सिस के आसपास लगे हैं इन द एक्रोपिटल सक्सेशन दे सेपरेट अपार्ट विद ए क्रैकिंग साउंड. तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. क्रैकिंग साउंड जो है उनमें से आती है जब उनकी जो है सेपरेशन धीरे धीरे हो रही होती है, सो दैट जो कि है डिस्पोजल ऑफ सीड्स कैन टेक्स प्लेस ईजिली. So this is about structure of seeds of pinus. Now the next topic that we need to study is germination of seeds of pinus. तो जर्मिनेशन कैसे होती है पाइनस के सीड्स की. जैसे ही सीड्स बन के तैयार हो जाते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं क्योंकि विंग सीड्स होते हैं और उनका कोई रेस्टिंग पीरियड ऐसा कोई होता नहीं है. जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है ये उसी टाइम पे जर्मिनेट हो जाते हैं. ऑल्दो अगर फेवरेबल कंडीशन ना भी मिले तो भी जो है सीड्स जो है पाइनस के वो वाइबल रहते हैं फॉर मैनी ईयर्स. मतलब कि अगर 1-2 साल बाद या कुछ 6-7 महीने बाद भी अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं तो उस टाइम पे भी जो सीड्स हैं पाइनस के वो जर्मिनेट कर जाते हैं. अब जर्मिनेशन जो है वो कैसे होती है सीड्स की, हमें पता है कि किसी भी सीड को अगर पानी के अंदर रखेंगे तो वो जो है पानी को सोख लेता है. तो द सीड जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है बाय इम्बाइबिशन ऑफ वाटर. तो पानी को सोखने से जो है सीड जर्मिनेशन की शुरुआत होती है और जो सीड है वो स्वेल अप कर जाता है, एक तरह से फूल जाता है. जो सीड कोट है जो टेस्टा है वो फूलने के बाद जो है टूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से. तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से जैसे ही सीड की बर्स्टिंग होती है हमें पता है कि माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या है, रेडिकल है. रेडिकल क्या है, फ्यूचर रूट है. तो रेडिकल भी क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, सॉइल के अंदर एमर्ज आउट होती है, एलोंगेट होती है और अपना प्राइमरी रूट सिस्टम तैयार करना शुरू कर देती है. अब जैसे ही रेडिकल ने अपना प्राइमरी रूट सिस्टम तैयार करना शुरू किया तो रेडिकल के ऑपोजिट है प्ल्यूम्यूल. अब प्ल्यूम्यूल जो है वो भी एलोंगेट होता है, एमर्ज आउट कर जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है सॉइल से और उसकी भी एलोंगेशन जो है हाइपोकोटाइल रीजन की एलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाती है. देखिए यहाँ पे है सीड है पाइनस का जो कि शो कर रहा है अपनी जर्मिनेशन. जर्मिनेशन में सबसे पहले बाहर निकला रेडिकल आफ्टर इम्बाइबिशन ऑफ वाटर. तो यहाँ से जो रेडिकल है उसने धीरे धीरे अपने आप को बड़ा किया, एमर्ज्ड आउट किया और अपने जो है प्राइमरी रूट सिस्टम जो है यहाँ तक तैयार करना शुरू कर दिया. अब जैसे ही ये रेडिकल की फॉर्मेशन जब इंक्रीज होना शुरू हो गई तो कुछ ही टाइम बाद ये जो सीड कोट है क्योंकि ये एक तरफ से बर्स्ट कर जाएगा तो पूरी तरह से बर्स्ट करने के बाद जो है प्ल्यूम्यूल को भी वो रिलीज कर देगा. इस प्ल्यूम्यूल जो है हमें पता है वो क्या होता है कि कॉटिलेडन्स के बीच में होता है प्ल्यूम्यूल. अब कॉटिलेडन्स का काम है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब तक प्राइमरी रूट सिस्टम सेट नहीं होता तब तक जो है वो शूट सिस्टम को या प्ल्यूम्यूल को जो है एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है कॉटिलेडन्स का. कॉटिलेडन्स जो है पाइनस में 8 से 14 होते हैं विच इज़ ग्रीन इन कलर. अब यहाँ पे जो है प्ल्यूम्यूल का सबसे पहले हाइपोकोटाइल रीजन विच इज़ दिस रीजन ये जो है थोड़ा सा एलोंगेट करेगा ताकि जो बहुत सारे जो कॉटिलेडन्स है वो बाहर निकल सकें और साथ में जो है प्ल्यूम्यूल को भी ये जो है डेवलप कर सकें. सो द एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल हेल्प्स कॉटिलेडन्स टू कम अपवर्ड एंड एक्सपैंड. तो कॉटिलेडन्स को बाहर निकालने में मदद करता है एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल और कॉटिलेडन्स को एक्सपैंड करने का काम करता है द हाइपोकोटाइल रीजन की एलोंगेशन.
तो इससे क्या होता है कि जो प्लूम्यूल है वो कुछ टाइम बाद जो है शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है और जो जर्मिनेशन है वो पाइनस की कंप्लीट हो जाती है। और इस जर्मिनेशन को जो है इस तरह के सीड्स की जर्मिनेशन को कहते हैं एपिगियल जर्मिनेशन। अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज़ दिस एपिगियल जर्मिनेशन। एपिगियल का मतलब होता है अबव ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो जर्मिनेशन होती है उसको जो है एपिगियल जर्मिनेशन कहा जाता है। एंड ऑपोजिट टू द एपिगियल जर्मिनेशन इज हाइपोगियल जर्मिनेशन। दिस यू कैन सर्च एज वेल एज ऑन द क्रोम की एपिगियल और हाइपोगियल क्या डिफरेंस है। एपिगियल में जो है अबव द ग्राउंड जो है जर्मिनेशन जो है टेक प्लेस करती है इन द सीड। हाउएवर इन केस ऑफ हाइपोगियल जर्मिनेशन, तो हाइपोगियल जर्मिनेशन में जो है बिलो द ग्राउंड जो है जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस है ये हम देख सकते हैं पाइनस के केस में। जो पाइनस सीड की जर्मिनेशन है दैट्स द एपिगियल जर्मिनेशन। Remember, the pinus seed germination is apigial germination. And hypogial germination का example है जैसे कि pea, which is Pisum sativum. So this is the germination of seed of pinus. So I hope that you liked this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment.